जो बकरा काटने ना झटका, वो झटका से सबका मुंह बंद कर दिया था इंदिरा गांधी और संजय गांधी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का तरीका और कुछ है। पिछले लगभग 12 साल में वो हलाल टेक्निक यूज किया, आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र को कमजोर। आज ऐसा हो गया कि भारतवर्ष में सबसे अमीर 2 व्यक्ति जो है, एक मुकेश अंबानी जी, एक गौतम अडानी जी, ये पूरा आज मीडिया का ऊपर जैसे नियंत्रण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे पहले करेंगे अभूतपूर्व स्वाधीन पत्रकारिता इतना कमजोर हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मगर मैं आज अपना आपके सामने, हमें 10 लोगों से भीख मांगना पड़ रहा है हमारा काम के लिए। वो जो पूरा जो रेवेन्यू मॉडल था वो खत्म हो गया। आप सरकार का विज्ञापन लेंगे, आप बड़े बड़े कंपनियों का विज्ञापन देंगे तो उनका चमचा बन जाएगा। इससे पहले जब SIR करते थे 1 साल लगता था, 8 महीना लगता था, 9 महीना लगता था, 1.5 साल लगता था। अब सब कुछ 2 महीना 3 महीने में। इतना हड़बड़ी क्या है? इसका कारण क्या है? मैं समझता हूँ इसका कारण है एक राजनीतिक कारण है। शराब और गांजा और चरस से भी खतरनाक नशा है। आप किसी अल्प उम्र या कोई भी उम्र, एक वरिष्ठ नागरिक को बोलिए कि आप 24 घंटा आपका मोबाइल की तरफ मत देखिए। आप वो पूछे क्या करेंगे? आप बोला गाना सुनिए, किताब पढ़िए, कहीं घूम के आइए। ऐसा नशा हम मानव समाज कभी नहीं देखा। आप सचमुच लोकतंत्र में विश्वास करते कि नहीं? सही, या आप कोई व्यक्ति में विश्वास करते हैं? ये मैं मान लिया एक ताकत वाला नेता के पास सब सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं और जो सवाल कर रहे हैं उनसे दोबारा सवाल करने के लिए तैयार नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में क्या कहूं? सच बोलने की कीमत क्या हो सकती है? कुछ लोग आपको हैरान करेंगे, कोई फर्जी FIR कर देंगे, कोई आपके खिलाफ कोई झूठा बात कर देंगे, कोई मानहानि का केस कर देंगे। आप तो जानते हैं मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का जो वकील है, 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। भारतवर्ष में जर्नलिज्म जहां हाशिए पे चढ़ा हुआ है, बोलने की आजादी खत्म हो गई है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज मेरे साथ है, परंजॉय गुहा ठाकुरदा जी। So let's speak to him and talk about how difficult it is to speak honestly and speak the truth. Dada, welcome. धन्यवाद वैदेही जी, आपका सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। मेरा उम्र 70 साल है और पिछले 10 साल में जो माहौल भारतवर्ष है, मैं समझता हूं मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैं पत्रकारिता शुरू करने के पहले इंदिरा गांधी का आपातकालीन स्थिति थे 75 से 77, फिर इंदिरा गांधी तो हार ही गया, बिल्कुल, फिर बाद में तो वापस आया। मगर ये पिछले जो 12 साल, लगभग 12 साल जो मोदी सरकार का आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूं लोकतंत्र को कमजोर कर दिया और हर भारतीय नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो आजादी है, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, ये अत्यंत कमजोर हो गया आज। और आज जो भी सत्ते में है उनसे सवाल करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपका किताब में आपने लिखा, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहां पे कोई भी उनको सवाल कर सकते। आज वो चुन के कुछ लोगों को साक्षात्कार देते हैं, स्क्रिप्टेड एक तरह से। उनका मित्र जो है, दोस्त जो है, इसमें अभिनेता भी होता है अक्षय कुमार जी जैसे। उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर का बेटी ने आपसे पूछना, मेरे को कहा आपसे पूछने के लिए आप आम कैसे खाते हैं। तो ये अगर एकदम ऊपर जो प्रधानमंत्री से अगर शुरू हो जाता है, एक माहौल तैयार हो जाता है। और आज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतवर्ष का पत्रकारिता में जो रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया
बहुत बड़ा हो गया। और स्वाधीन मीडिया, स्वतंत्र मीडिया, जो मीडिया, जो पत्रकार, जो भी सत्य में है उनसे सवाल करना, ये बहुत ही छोटा हिस्सा हो गया पूरा भारतवर्ष का। अगर आप लोक माध्यम का जो अगर चित्र आप देखेंगे, आप अगर उनका जो पूरा जो माहौल आप देखेंगे। आपने इंदिरा गांधी के एरा का इमरजेंसी देखा है? मैं स्टूडेंट था, मैं छात्र था दिल्ली विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। और अभी अघोषित जो इमरजेंसी आप देख रहे हैं, इसको कैसे आप? फर्क है। पहला बात है कि जो घोषित आपातकालीन स्थिति था, जून 75 से मार्च 77 था, 21 महीना। आखिरी 2 महीना, हाँ, जो पत्रकार को इंदिरा गांधी का सरकार, संजय गांधी का सरकार जेल के अंदर डाला था, वो कारागार से वो बाहर आ गए थे। राजनीतिक दल का नेता, राजनेता भी बाहर आ गया। एक तरह से जो बकरा काटने ना झटका, वो झटका से सबका मुंह बंद कर दिया था इंदिरा गांधी और संजय गांधी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का तरीका और कुछ है। पिछले लगभग 12 साल में वो हलाल टेक्निक यूज किया, आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। आज ऐसा हालत हो गया कि आप जो भी सवाल में हैं, जो भी सत्ते में है, आप उनसे कुछ भी सवाल कीजिए, आप देशद्रोही बन जाते हैं, आप राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं। हमारे एक पत्रकार का काम है सवाल करना। अगर ये आप काम करने नहीं देंगे, किसी के नाम में आप FIR कर दिया, किसी के नाम में कोई मानहानि का केस लगा दिया, किसी को आपने बोला आप UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो संस्थाएं हैं इनके पीछे आयकर विभाग चला गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चला गया। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि आज भारतवर्ष का जो लोकतंत्र मजबूत होता है जब स्वाधीन पत्रकारिता शक्ति देता है, चौथा खंभ है। बिल्कुल। तो वो ही जब खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र तो बहुत ही कमजोर हो गया। तो देखिए, आज जैसा देख लिया, ये पूरा राजनीति में आप देखिए, और साथ साथ आप देखिए हमारे पूरा जो मीडिया का जो छवि। देखिए, पहले भी जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं, पूंजीपति है, उनका भी मीडिया कंपनियों का मालिक था। आज ऐसा हो गया कि भारतवर्ष में सबसे अमीर 2 व्यक्ति जो है, एक मुकेश अंबानी जी, एक गौतम अडानी जी, ये पूरा आज मीडिया का ऊपर जैसे नियंत्रण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे पहले कभी नहीं हुई है, अभूतपूर्व। लेकिन अभी जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है वो ज्यादा हो गई है, तो आपको लगता है वो बैलेंस कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे, कमजोर है। अब YouTube से कितने पैसे कमाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे? आप विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन के ऊपर ये बड़े बड़े कंपनी चल रहे हैं, और सरकार जब आपको पैसा दे रही है, राज्य सरकार दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रहे हैं, आप सरकार का सिर्फ गुणगान करेंगे, मोदी जी का गुणगान करेंगे। आप एक भी कठिन सवाल उनके लिए कहने के लिए तैयार नहीं है। आप चुन के लोगों को साक्षात्कार देंगे जो आपको कठिन सवाल नहीं करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होता। देखिए, नोटबंदी नवंबर 2016, लॉकडाउन मार्च 2020, ये सारे विषय के ऊपर मोदी जी को कोई सवाल नहीं कर रहे। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में सैकड़ों पत्रकार थे। बिल्कुल, मोदी जी और बगल में अमित शाह जी। सारे सवाल का जवाब अमित शाह जी ने दिया, मोदी जी एकदम खामोश थे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही अद्भुत। और हमारे देश में 48 साल के बाद हम
स्वाधीन पत्रकारिता इतना कमजोर हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा। मगर मैं आज अपना आपके सामने, हमें 10 लोगों से भीख मांगना पड़ रहा है हमारा काम के लिए। वो जो पूरा जो रेवेन्यू मॉडल था वो खत्म हो गया। आप सरकार का विज्ञापन लेंगे, आप बड़े बड़े कंपनियों का विज्ञापन देंगे तो उनका चमचा बन जाएंगे, उनसे सवाल नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ये पत्रकार लोगों का विषय नहीं है, ये हर नागरिक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? अगर सरकार का कोई कार्यक्रम में कुछ कमियां हैं, कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार हो रहे, कहीं ठीक तरह से काम नहीं हो रहे, पॉलिसी फेलियर्स हैं, तो पत्रकार अगर ये सवाल नहीं करेंगे, उनका अखबार में, उनका वेबसाइट में, उनका टीवी चैनल में ये सब नहीं दिखाएंगे, तो सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ कि एक स्वाधीन पत्रकार समाज को नहीं, सरकार को भी मदद कर सकते हैं अगर वो चाहते। बट सरकार इसे अगर यही सोचे कि ये उनके ऊपर किया गया आक्षेप है, इसको अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में ना ले तो हम कर भी क्या सकते हैं? सर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो भी सत्य में रहते हैं ना, उनमें इतना सहनशीलता नहीं रहता, दे आर नॉट टॉलरेंट। ठीक है, मैं मान लिया जो भी सत्य में है वो असहनशील है। आपके कोई विरोधी दल का कोई नेता है, कोई पत्रकार है, आप पसंद नहीं करते कि कठिन सवाल करे आपको, बिल्कुल, मगर फर्क क्या है? आज जो सत्य में है, इन लोग सिर्फ असहनशील नहीं है, उनके मन के अंदर की हम बदला लेंगे, वेंजफुल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, अलग अलग सरकारी संस्था। I see it little different. I see it like they are very coward, fearful. कौन? जो सत्ताधारी है, अपनी बदनामी से बचने के लिए वो ये सारे साम दाम दंड लगाते हैं। मैं ये नहीं सोचती कि वो बहुत मेहनत का काम या बहुत वीरता का काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर पूरा अंतरराष्ट्रीय में अलग अलग सूचकांक होते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यस, हर साल भारत प्रेस का जो स्थान है आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं। तो आप, हमारे राजनेता, हम नहीं चाहते हैं कि वो डरे हुए हैं, हम चाहते हैं वो एकदम बेबाक, जैसे कहा आप कहिए ना। हमको अद्भुत लगता है कि हमारे लोकसभा ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आप विरोधी दल में जो लोग कह रहे हैं आप पसंद नहीं है, तो कोई ना कोई कारण आप दिखाएंगे कि हमारा सांसद नहीं चलेंगे। बट आपको नहीं लगता विपक्ष भी बहुत कमजोर है इस वक्त? देखिए, विपक्ष का कमजोरी एक कारण है, जो आज जो सत्ते में है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सरकार का ताकत, ये एक सिक्का का दो पहलू है। मैं मान लिया अपनी बात, मगर 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका 303 लोकसभा में एमपीस थे, सांसद थे, वो 63 गिर गया, बिल्कुल 240 के आसपास। 30 तो उत्तर प्रदेश में हारा, और जो कांग्रेस पार्टी है उनका पास 52 था, 99 हो गया। तो एक तरह से ये जो हमारे जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको लोकतंत्र ताकत नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलता जब विरोधी दल कमजोर होता है। तो थोड़ा उसमें एक संतुलन आया है, मगर पूरा संतुलन नहीं आया है, क्योंकि ये जो शेर है ना वो घायल हो गया तो और भी खतरनाक हो गया। आप देखिए ना, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल, आप देखिए हिरेन जोशी का घोटाला। हम घोटाला बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, और भी देखिए, एक एक पत्रकार के खिलाफ आपने केस डाल रहे हैं। सेडिशन एक नया अभी शुरू, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही। एक देश का आदमी अपने हक के लिए लड़के देशद्रोही कैसे हो सकता है? मैं एक सवाल कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों हम देख रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं एक भारतवर्ष का नागरिक होकर मैं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज
हमारे देश को, हमारा माननीय प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं, मगर हमारा मोदी जी एकदम खामोश है। देखिए, लोकसभा में कमजोर होने के बाद हम देखा किस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल SIR विशेष गहन पुनरीक्षण किस तरह से महाराष्ट्र में बिल्कुल 5 महीना में 40 लाख लोग कहाँ से पहुंच गया, आपका मतदाता सूची में आ गया। और मैंने ये सवाल किया हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 अगस्त में यही सवाल किया कि ज्ञानेश जी, ये कि सच है कि महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में पंजीकृत मतदाता ज्यादा और 18 साल उम्र के व्यक्ति कम? उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरा सवाल को। मैं सबके सामने सवाल किया, मेरा काम है सवाल करना, मगर उन्होंने अगर जवाब नहीं देंगे हम क्या करेंगे। और उसके बाद बिहार क्या हुआ देखिए जी। SIR के नाम में, विशेष गहन जो पुनरीक्षण के नाम में, हमें लग रहा है ठीक तरह से हमारे जो पूरा चुनाव जो व्यवस्था है कमजोर हो गया। इससे पहले जब SIR करते थे 1 साल लगता था, 8 महीना लगता था, 9 महीना बिल्कुल। लगता था, 1.5 साल लगता था। अब बिल्कुल सब कुछ 2 महीना 3 महीने में कर, इतना हड़बड़ी क्या है? इसका कारण क्या है? मैं समझता हूँ इसका कारण है एक राजनीतिक कारण है। वो क्या हो जो सकता है? आप जैसे कहा ना, जो सत्ते में है आप कह रहे हैं वो थोड़ा डरपोक हो गया। क्यों डरपोक हो गया? कमजोर तो हो ही गया। हम क्या वापस आ गया वो कोalition, वो गठबंधन राजनीति के युग में? क्योंकि जिस दिन हम्म हमारे जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे माननीय बिहार का जो मुख्यमंत्री है, हम्म वो अकेला भारतवर्ष का नागरिक है जो 10 बार एक ही पद में शपथ ग्रहण किया। जिस दिन नीतीश कुमार जी और हमारे तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी ये सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार का बहुमत नहीं रहेगा। बिल्कुल तो हम 1 दशक से भी ज्यादा हमारे देश में, आप लगभग 2 दशक आप कहिए, अगर आप पुराने जमाने की बात कीजिए, जनता 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 पार्टी, फिर विश्वनाथ प्रताप सेन का सरकार, चंद्रशेखर का सरकार और नरसिंह राव का भी सरकार, उनका पूरा बहुमत पहले नहीं था, बाद में आ गया। बिल्कुल फिर मई 1996 में 1 महीना में 3 प्रधानमंत्री आया, एक के बाद एक देवेगौड़ा का सरकार, गुजराल जी का सरकार। आप भूलिए मत, अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा दिया था क्योंकि लोकसभा में 1 वोट पे हार गए थे, फिर वापस आ गया। तो क्या ये स्थिति अब आ सकती है? देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी करना मुश्किल है। क्या होगा आज, क्या होगा बंगाल में का चुनाव में क्या होगा, असम में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, केरला में क्या होगा, 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, वो कब तक खत्म होगा, और 2029 में जब लोकसभा चुनाव आएगा, इसमें अभी काफी समय है, लगभग 4 साल है, तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर मेरा कुछ और कहना है, आप मीडिया के बारे में कह रहे, पत्रकारिता के बारे में कह रहे, मुझे तो जो चीज स्वाधीन पत्रकारिता कमजोर होगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पत्रकारिता इज इन माफिया हैंड राइट नाउ, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हो, चाहे व्यापार माफिया हो, बिजनेस माफिया हो, तो ये उनके इंटरेस्ट की ही बात करेंगे। बिल्कुल। और इसलिए आपका दर्शक का मदद आपको लेना पड़ेगा, आपका पाठक का मदद आपको लेना, और कोई रास्ता नहीं है। यूट्यूब में मोनोपोली है, जिसमें आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं ना, यूट्यूब, वो भी मोनोपोली है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। बिल्कुल। फेसबुक भी मोनोपोली है। 2 संस्था है, एक है अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या है, गूगल का अलग अलग सेवा, अलग अलग चीज, यूट्यूब, और साथ में आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ही कंपनी, एक ही ग्रुप। इसका मालिक का उम्र कितना है? मेरे से कम उम्र है, आपसे थोड़ा ज्यादा होगा। इन लोग 55 साल के आसपास, 50-55 साल के बीच है। मार्क जकरबर्ग, बिल्कुल, वो देखिए उनका उम्र 40 से थोड़ा ज्यादा है। वो देखिए मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो ये 2 संस्था, बहुराष्ट्रीय संस्था, आप सोच लीजिए
आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल। क्या पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। एक जाने माने अमरीकी एक महिला, उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर शोशाना जुबॉफ। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखा और आपको पाठक को सबको हम कहेंगे, द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ये जो पूंजीवाद का एक नया स्वरूप देख रहे हैं, और इसका जो सबटाइटल है ये अद्भुत सबटाइटल है, द फाइट फॉर अ ह्यूमन फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ पावर। तो यही हमारे पूरा विश्व चला रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपका जो व्यवहार है, आपके पहले वो उसको आपको बता देते हैं। आप कौन सा गाना सुनेंगे, कौन सा फिल्म देखेंगे, कौन सा कपड़ा खरीदेंगे, आपको नूडल्स पसंद है या डोसा पसंद है, कौन सा पार्टी को आप वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। तो ये जमाना नया है। हम लोग कभी नहीं सोचा था 30 साल पहले, 25 साल पहले कि ये जो इंटरनेट, ये जो सोशल मीडिया, इसका इतना असर पड़ेगा पूरा मानव समाज के ऊपर, और भारत वर्ष के समाज में भी। हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं। All detached to each other because of social media. There's a lot of detachment. सर लोग इसका नशा बन गया। ये शराब और गांजा और चरस से भी खतरनाक नशा है। आप किसी अल्प उम्र या एक कोई भी उम्र, एक वरिष्ठ नागरिक को बोलिए कि आप 24 घंटा आपका मोबाइल की तरफ मत देखिए। आप वो पूछे क्या करेंगे आप, बोला गाना सुनिए, किताब पढ़िए, कहीं घूम के आइए। ऐसा नशा हम मानव समाज कभी नहीं देखा। आप भारतवर्ष के देखिए, हमारे देश में लगभग 145 करोड़ हमारे देश की आबादी है। आप भारत सरकार का TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाइए, आपको बताएंगे कि 115 करोड़ या 120 करोड़ सिम्स, सब्सक्रिप्शन। सिम का मतलब SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी कि मुंबई शहर तो भूल जाइए, दिल्ली शहर तो भूल जाइए, गांव खेड़े में, छोटा गांव में लोगों से ज्यादा सिम है। बच्चों को लोरी गाने से ज्यादा मोबाइल दिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति के पास 2 मोबाइल हो गया। तो ये देखिए, ये जो नया जमाना है, और इसमें पत्रकारिता, स्वाधीन पत्रकारिता, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि ये जो सामाजिक माध्यम है, इस माध्यम को इस्तेमाल करके हमारे देश को विभाजन कर रहे हैं। अभी AI एक नया आया है टूल, पत्रकार सोचना ही बंद कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सोचना बंद कर दिया लोग। और हम चाहते हैं आपका ये चैनल का माध्यम से आप लोगों को बताइए। बिल्कुल। तो आप कहते हैं ये बहुत बढ़िया चीज है, हमारे पास किसी का जन्मदिन को याद न रखना नहीं पड़ता है, आपको सब कुछ मालूम पड़ता है। आप गूगल कर दीजिए, आपको सब मालूम पड़ेगा, सब कुछ कर। मगर ये मशीन में इंसानियत है? ये मशीन रो सकता है, हंस सकता है? मेरा कहना सीधा है, हम अगर ये मशीनों का दास बन जाएंगे, बिल्कुल, तो हमारा ही नुकसान होगा। हमारे सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स होंगे, बट वेल विशर 2 भी नहीं होंगे रियल लाइफ, क्योंकि हम डिटैच होते जा रहे हैं। लोग अकेले मर रहे हैं, लोग अकेले जी रहे हैं, लोग फिर डिप्रेशन कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। तो ये तो है साइड इफेक्ट, लेकिन पत्रकारिता भी काफी हद तक इफेक्ट हो गई है। पहले जिस एरा में आप थे या आपके सच क्या है, देखिए, अगर आप खोजी पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, बिल्कुल, तो एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय लगता है, बिल्कुल, पैसा लगता है, आपको 10 जगह जाना पड़ता है, 10 लोगों से बात करना पड़ता है। ये पैसा देने के लिए लोग तैयार नहीं है। और क्या आपका डेस्क में बैठ के सब कुछ हो जाएगा? नहीं, घूमना ही पड़ेगा। हाँ, आपका एयर कंडीशन कमरे में बैठ के तो सब कुछ नहीं होगा। हमारे ऑफिस में एयर कंडीशन नहीं है, पंखा चलता है। हम लोग गरीब ऑफिस वाले हैं, बिल्कुल, हाँ जी, चलता है। लेकिन हम लोग जैसे भी हैं, ईमानदारी से अपना किसी फंड लिए बिना या कोई गवर्नमेंट एड पे डिपेंड हुए बिना अखबार चला रहे हैं, और बहुत दिनों से चला रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं अभी जो पत्रकारिता की बात कर रही हूँ, अभी जो नई टीम आई है, वो तो चैट GPT को कमांड दे देते, जो भी न्यूज इनपुट आता है वो न्यूज सबमिट करते हैं, और हम ऑलमोस्ट सब तरफ एक ही न्यूज पढ़ते हैं। तो ये जो
हम, मेरी जनरेशन जो थी वो एक बाईलाइन लेने के लिए इतनी स्ट्रगल करती थी, वो आज बहुत ऐसे रेडीमेड हो गया है। तो आगे भविष्य कैसे देखते हैं आप जर्नलिज्म? देखिए, मैं इतना निराशाजनक नहीं हूं। आम व्यक्ति समझ लेंगे सच क्या है, झूठ जो क्या क्या है। है? मैं मान लिया मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। एक दिन ना एक दिन लोग के दिमाग में ये आ जाएगा कि स्वाधीन पत्रकारिता एक लोकतंत्र में इसका भूमिका क्या है। आसान कहना कि चौथा खम्भ है, बिल्कुल, ठीक है, कि हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। अभिव्यक्ति का स्वाधीनता, अभिव्यक्ति का आजादी। मगर ये जो सिर्फ बात है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में आप अगर सचमुच इस स्वाधीन पत्रकारिता में नहीं विश्वास करेंगे, तो आप एक तरह से लोकतंत्र में नहीं विश्वास करेंगे। सही बात आप हाँ, आप मैं कहिए हमारा एक ताकत वाला नेता चाहिए, तो एक तरह से तानाशाही आ जाएगा हमारे देश में। एक जितना बाकी है ना लोकतंत्र का, बिल्कुल, वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो है। मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ आजकल, जैसे हम लोग जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, बहुत से लोग जो है एक तरफ इंक्लाइंड है, तो वो दूसरी तरफ की बात ही नहीं करना चाहते। तो देखिए, ये जो समाज में परिवर्तन आया है, तो ये एक जर्नलिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है अभी इस वक़्त। देखिए वैदेही जी, अलग-अलग तरीका का ध्रुवीकरण हुई है हमारे समाज में। बिल्कुल, एक तो धर्म के नाम में, बिल्कुल, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो 80% से भी ज़्यादा है, हमारी जनगणना नहीं हुई। भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार 1881 से शुरू हुई थी जनगणना में, बीच में 2 विश्व युद्ध हो गया, पूरा देश को विभाजन हो गया, फिर जनगणना हुई थी। बिल्कुल, 2011 के बाद 2021 में नहीं हुआ, ठीक है, मान लिया कोविड के लिए, अब 2026 में हो रहा है। ये बिल्कुल, पहला बार इतना डिले हो गया। दूसरा बात ये है, देखिए, सिर्फ ये जनगणना का बात नहीं है। आप सचमुच लोकतंत्र में विश्वास करते कि नहीं, सही या बात, आप कोई व्यक्ति में विश्वास करते हैं? ये मैं मान लिया एक ताकत वाला नेता के पास सब सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं, और जो सवाल कर रहे हैं उनसे दोबारा सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूं? मैं क्या इतना कहूंगा कि आप पत्रकार नहीं है, आप पीआरओ बन गए, आप विज्ञापन लाइन में जाइए ना, उसमें कोई खराब नहीं है, आप खराब ही नहीं है, ठीक है। तो पत्रकारिता को ही विज्ञापन बना दिया है, तो अभी क्या कर सकते हैं? ये काफी साल से चल रहे हैं, पेड न्यूज हुई थी। मगर एक दिन आएगा, आपने कहा मैं भविष्य के बारे में, मैं इतना निराशाजनक नहीं हूं। मैं आशा का किरण देख रहा हूं कि एक आम आदमी समझ जाएगा कौन सच बोल रहे, कौन हम झूठ झूठ बोल बोल रहे, कौन बात कर रहे लोगों को अलग अलग करने के लिए धर्म का नाम में, जात के नाम में, और कौन कोशिश कर रहा है अपना काम करके, जिसके पास गला नहीं है उसको एक आप आवाज आवाज दे रहे। दीजिए। कोशिश कीजिए, जो सबसे कमजोर है हमारे समाज में, आप और मैं जैसे नहीं, जो सबसे कमजोर है, उनको आप कोशिश कीजिए, उनमें सशक्तिकरण लाने की। दुख का बात है, 30-35 साल पहले जब इंटरनेट स्थापन किया था, जो इंटरनेट का जो पिता दादाजी थे, 2 व्यक्ति का नाम मैं कर रहा हूं, टिम बर्नर्स ली, विंटन सर्फ, इन्होंने एक तरह से स्थापन किया था इंटरनेट। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेट लोकतंत्र को शक्ति देगा, जो तानाशाह है, तानाशाही को कमजोर कर देंगे, डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाएगा, और जो ताकत वाला लोग है, जो अमीर वाला लोग है, जो अपना क्षमता, अपना पैसा का बल का दुरुपयोग करेगा, उनको कमजोर करेगा। और आज आप दोबारा जाइए, टिम बर्नर्स ली क्या कह रहे हैं, वो कहेंगे कि हमने कभी नहीं सोचा आज इंटरनेट ऐसा करेगा, इतना विकृत स्वरूप लेगा। एक विभत्स हो गया कि 2-3 कंपनी, जैसे आपको मैंने अभी पहले ही कहा था, आप क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं,
हाँ, और इसके बाद क्या सोच रहे हैं, सब कुछ 2-4 कंपनी सब सब नियंत्रण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कलयुग के बाद भी एक समय आता है। सूर्य उदय के पहले भी लगता है एकदम सब अंधकार है। आज हम लोग वही वही जगह पे हैं, मगर सूर्य उदय होगा। एक एक समय आएगा। वो समय हम देख पाएंगे। उम्मीद तो है। एक लास्ट सवाल पूछ के मैं ये इंटरव्यू यहीं पे रोकती हूँ। सच बोलने की कीमत क्या हो सकती है? कुछ लोग आपको हैरान करेंगे, कोई फर्जी एफआईआर कर देंगे, कोई आपके खिलाफ कोई झूठा बात कर देंगे, कोई मानहानि का केस कर देंगे। आप तो जानते हैं मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का जो वकील है 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। 5 है गुजरात में, 1 राजस्थान में, 1 दिल्ली में। बिल्कुल। मैं सीधा आपके माध्यम से गौतम अडानी जी को कह सकता हूँ, आपके पास पैसा है, आपके पास वकील है, मगर मैं हमारे संविधान में जो लिखा है उसमें विश्वास करता हूँ, सत्यमेव जयते। और उससे भी ज्यादा मेरे पास हौसला है। ये थे गुहा ठाकुरता। बहुत ही बेबाकी से उन्होंने बहुत सारी बातें कही। भविष्य तो हम भी नहीं जानते कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हर समय एक ही बात बनी नहीं रहती है। बदलाव ये समाज और प्रकृति का एक नियम है, और उसी बदलाव की तरफ जाते हुए मैं एक उम्मीद जरूर करूंगी, और जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सच बोलने की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सुकून बहुत है। तो अपनी अपनी बात रखने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि सरकार तुम चुनते हो और तुम्हारे लिए चुनते हो। इसलिए भारत को अगर प्रबुद्ध बनाना है और लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो हम सबको बोलना ही होगा। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।